ला 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 हे आहा। मुझे याद है आशा जी का फोन आया, शान क्या कर रहा है तू, वहां जाके डांस कर रहा है, तू गायक है, तू भूल गया ये सब। मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम, माझा कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत। माझा कट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विकहिल, पॉवर्ड बाय ग्रीन हार्वेस्ट, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे फ्लेवर्ड मिल्क, सुधीर मांडके लाईट हाऊस आणि सोनाई पशु आहार। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया या जयघोषात लाडक्या बाप्पाच्या आराधनेमध्ये बाप्पाचे सगळे भक्त सध्या तल्लीन आहेत। गणपती बुद्धीची आणि कलेची देवता असल्यामुळे या गणेशोत्सवामध्ये माझा कट्ट्यावर रोज नव्या कलाकारासह आपली भेट होणार आहे। आणि आजचे पाहुणे आहेत सुमधुर आवाजाचे बादशाह गायक शंतनू मुखर्जी अर्थात शान। गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं बाप्पा मोरया गाण्यातनं गणेशाचरणी आपली सेवा ते अर्पण करतात आणि त्याच निमित्तानं त्यांच्याशी गप्पा रंगतील। 90चं दशक संपताना संगीत विश्वात एंट्री झाली शानच्या गोड आणि आपल्याशा वाटणाऱ्या आवाजाची। तन्हा दिल तन्हा सफर गाण्यातनं शानचा आवाज आधी घराघरात आणि मग संगीत प्रेमींच्या थेट हृदयापर्यंत पोहोचला। शाननं आपल्या करिअरची सुरुवात केली जिंगल्स, पॉप सॉंग्स आणि प्रायव्हेट अल्बम्सनं, पण त्यांचं करिअर खऱ्या अर्थानं बहरलं ते प्यार में कभी कभी सिनेमानंतर। मुसू मुसू हासी आणि वो पहली बार या दोन गाण्यांना प्रेक्षकांनी असं काही डोक्यावर घेतलं की त्या गाण्यांची जादू आजही ताजी आहे, कायम आहे। शानच्या गाण्यांची खासियत अशी की त्यामध्ये हर एक इमोशन झळकतं। व्यक्ती प्रेमात पडलेला असो की मग ब्रेकअप झालेला, तुमचा मूड आनंदी असो किंवा मग सेलिब्रेशनचा, शानच्या गाण्याची साथ प्रत्येक टप्प्यावरती मिळते। आणि म्हणूनच 3 इडियट्समधलं बहती हवा साथ हवो किंवा दिल चाहता है मधलं वो लडकी है कहा, शाहरुख खानच्या डॉनचं दमदार टायटल सॉन्ग असो की मग सावरियामधलं प्रेयसीला अलवार साथ घालणारं जब से तेरे नैना, फनामधल्या चांद सिफारिश आणि पीकेमधल्या 4 कदमचा गोडवा तर काही औरच आहे। आणि म्हणूनच शानचे चाहते त्यांच्या गाण्याशी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होतात। तशा सुरेल गायकाशी आपण गप्पा मारूया आणि गणेशोत्सवाचा आनंद आणखी द्विगुणित करूया। नमस्कार, आपलं मनापासून स्वागत आहे कट्ट्यावर। धन्यवाद। आणि तुमसे इंट्रोडक्शन इतनी चांगलं होतं, पता नहीं आता अभी आगे क्या होने वाला है, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत प्यारा था। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। लेकिन प्यारा था, लेकिन कितना समझा सगळं मला मराठी कळतं स्पष्टपणे, बोलायचं आता सवय गेलं, डर लगता है क्या बोल दूं और सामने वाला क्या सुन ले, उस चक्कर में थोड़ा सा। पण मराठी शाळेमध्ये होता विषय होता ना आमचं मराठी, आमचं टीचर उल्काबाई। अच्छा, हां हां, आम्ही तुमचं आभारी आहात असं आम्ही नेहमी म्हणतात। आता गेलं स्कूलमध्ये तर मुझे अच्छे पॉइंट्स ही मिलते थे मराठी में। अच्छा, हाँ 80 के ऊपर आता था। अच्छा, हाँ कैसे? आता मी स्कूल, अच्छा वो, हाँ वो एक थोड़ा सा चीटिंग करता था मैं। वो मराठी मध्ये क्या आहे ते आन्सर एनी 4 प्रथम प्रश्न असं होतं ना, आणि त्यांचं एक एक प्रश्नाचं उत्तर चांगलं देणार तर 6-6 पॉइंटाचं प्रश्न होतं, त्यामध्ये 4 तो मिल ही जाते थे। तो मैं पहले के 4 कर लेता था और लास्ट में टाइम बचता था और बाकी 2 थे ना वो भी कर लेता था। लेकिन हमारी उल्काताई जी को समझ नहीं आता था कि पहले 4 हो चुके हैं, तो मेरा पेपर होता था 112 पे तो उसमें कभी कभार मुझे सिर्फ डर था कि 100 के ऊपर पॉइंट्स ना आ जाए तो फिर पकड़ा जाऊंगा। लेकिन हाँ, माझं स्कूल ते काय बँड्रामध्ये आणि ते कॅथलिक असा माहोल था ना तिथे, ना हिंदी ना मराठी, सब उधर व्हाट मैन यस मैन करके निकल गया इंग्लिश में। खरं तर आत्ता इंट्रोडक्शनमध्ये ज्ञानदानं जी गाणी सांगितली ना, तर ही गाणी कधीही ऐकली तर असं इतकं आतून आनंद मनामध्ये भरून जातो, अशी ती सगळी 101 गाणी आहेत। आणि म्हणजे प्रत्येक गाण्याची अर्थात स्टोरी असेल, पण मला ॲक्च्युली त्याच्याकडे जाण्यापूर्वी मी लहान असताना एक गाणं, आणि माझ्या आयुष्यातलं हे एकच गाणं असं आहे की जे मी पहिल्यांदा ऐकलं आणि ते म्हणजे आपण खूप ऐकलंय असं वाटलं आणि ते मनात हृदयात म्हणजे बसून गेलं। ते गाणं साधारण 1978-79 गाणं होतं मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा। तर यातल्या बऱ्याच जणांना ॲक्च्युअली ते माहिती नसेल, ते मानस मुखर्जींनी
त्याचं म्युझिक केलं होतं आणि ते इतकं सुंदर गाणं, मन्नाडे आशा भोसले होत्या जी, बहुतेक, पण ते इतकं छान गाणं आहे. ते आठवतंय माहित? थोडस काही जणांना माहिती नसेल. मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा, ओ मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा, बाहों में तेरे मेरे सजना सच हो जाएगा सपना, हो बाहों में तेरे मेरे सजना सच हो जाएगा सपना, हो सारा जहां दोहराएगा, मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा. आणि हे गाणं ऐकल्यावर असं वाटतच नाही की हे आपण पहिल्यांदा ऐकतोय. इतकं त्याचं इतकं मधुर गाणं आहे हे गाना. पिताजींचं मराठी गाणं पण एक मीना मंगेशकर जी के साथ उन्होंने बच्चों के लिए किया था, चल ग भोपला टुनुक टुनुक. तो उसमें भी कुछ उनके गाने थे और सलिदा को, सलिल चौधरी जी को डैड असिस्ट करते थे. तब से ही मंगेशकर परिवार के साथ उनका बहुत क्लोज कनेक्शन था. तो आज भी लता जी के LM स्टूडियो में सारे बड़े बड़े, सलिदा का तो तस्वीर एकदम बीच में ही है, पंचमदा, सारे हमारे बड़े बड़े उनके साथ पिताजी का भी एक तस्वीर है एज वन ऑफ अ फेवरेट कंपोजर्स. तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मैं कुछ कर पाऊँ नहीं, एटलीस्ट एक ऐसे पिताजी का मैं बेटा हूँ जिनको लता जी पसंद करती. तो और क्या है. पण म्हणजे आपण संगीतच करायचं हे ठरवलं होतं आधीपासून? लहान होतं तेव्हा असं नाही होतं की माझं वडील, आजोबा सगळ्यांचं, आई पण आणि आजोबा पण, हा दीदीचा पण हेच होता की त्यांना पण सिंगरच बनायचा है. तो मला खुद पर इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं सिंगिंग करके कुछ कर पाऊंगा लाइफ में. तो पढ़ाई, खेलकूद, फिर डैडी जल्दी चले गए तो फिर कुछ आयु पाई लवकर गेले. 48. हाँ, he was 43. 43. 43. Just turned 43. I just turned 14. यही मतलब डैड का जन्मदिन है सितंबर 9 और अक्टूबर 16 को 86 में हो गया. तो फिर उसके बाद तो वो लग्जरी नहीं था कि कुछ ऐसा काम करूँ जिसमें लीव इट टू चांस कि होगा नहीं होगा. तो नौकरी का ही था कि कहीं स्टेबल नौकरी मिल जाए, 2-3 हज़ार जो भी मिल जाए एटलीस्ट चलता रहे लाइफ. तो लेकिन वो ज़्यादा पढ़ाई करने का भी चांस नहीं मिला. तो बच्चों को ट्यूशन देना, फिर तभी नया केबल टीवी शुरू हुआ था. कितनी पुरानी बात है, आप समझ ही सकते हैं. तो वो केबल टीवी पॉइंट्स भी बेचता था. फिर बुटीक में नौकरी कर लिया. फिर मेरा एक छोटा सा मैं बिजनेस शुरू किया, पेज प्लानर्स. तभी क्या था कि घर घर में कंप्यूटर और प्रिंटर तो था नहीं. तो अच्छा, सबसे कमाल की बात, गंमतचं गोष्टी ये आहे की माझा ऑफिसमध्ये पण नाही ना होतं. वो भी कहीं से 10 रुपया का प्रिंटिंग स्टेशन में जाके करना होता था. लेकिन वो भी काफ़ी किया. उसमें मेरे चश्मों का वहीं से शुरू हुआ. एकदम ऐसा लाइन लग जाता था. वो तभी मशीन बहुत स्लो हुआ करता था ना, 286. तो उस पर ग्राफिक्स करो तो वो रुका रहो, अभी आया उसका. फिर वो तो एनीवे, तो स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, वो बहुत मज़ेदार दिन थे. पण म्हणजे आता ते पहिलं जे रिमिक्स आणि हे सगळं झालं, तर ती आयडिया कशी आली? नाही, माझं काय होतं ना, माझा डोक्यात आयडियाज येतच नाही. सामने वाले का पास जो भी आइडिया है, माझा ज़ुबानात बस हाँ बोलने का मुझे एक बहुत अच्छा एक ये सीख गया था कि जो भी मिले इसमें कोई भी इसमें सोचने का नहीं. कोई अगर सामने वाला कह रहा है कि ये तुम करोगे, यानी उसने कुछ सोच के कहा होगा, उससे लग रहा है कि शायद मैं ये कर पाऊंगा, तो मैं हाँ कह देता हूँ. अच्छा. तो उस चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर गया. कुछ ठीक से हुए, कुछ ठीक से ना भी हुए, लेकिन लाइफ में एडवेंचर रहा हमेशा. तो नया कुछ करने का चान्स मिला. मी तेच विचारणार होतो की म्हणजे असं जेव्हा कळलं असेल लोकांना की याला विचारलं की हाच म्हणतो, तर मग नंतर आपल्याला पश्चाताप झाला की अरे मी कशाला याला हा म्हटलं, असं झालं? हाँ, असं होतच ना. याच्या बद्दल मी एक मैंने खुद एक गाना भी बनाया. क्या करूं कि मुझे ना कहना नहीं आता, किसी का दिल भी दुखाया ना जाता, कोई कहे प्लीज और मांगे कोई चीज तो उसे मैं टाल ना पाता. एक्चुअली शुरुआती में मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो
क्या ही दे पाता, तो फिर भी अगर कोई कुछ मांग रहा है तो खुश हो जाता था। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एडवांटेज हुआ ज़्यादा, क्योंकि जब आप कुछ गलत डिसीजन भी करते हो तो लाकली क्या हो जाता है कि एक तो मेमोरी लोगों का शॉर्ट है, वो भूल जाते हैं, और कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर उससे एक नया एक नई सीख मिलती है, एक नया दरवाजा खुलता है, चलो ये भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से पण आपल्या आयुष्यामध्ये अरे आपल्याला जे करायचं होतं ते आपल्याला सापडलंय, आणि आता असं असं कोणत्या टप्प्यावर पहिल्याच अल्बमच्या वेळेला वाटलं का त्याला वेळ जावा लागला? हाँ, क्या छोटे छोटे कदम थे, तो कौन सा वो पॉइंट था कि लगा कि अरे ये हो गया, ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन अब जब मैं जैसे इंट्रोडक्शन सुनता हूँ और मैम ने कहा कि प्यार में कभी कभी मुसु मुसु आसी, तो उस टाइम पे तो नहीं लगा था कि कुछ खास हुआ है। लेकिन अब जब सोचता हूँ कि तन्हा दिल गाना आने से, फिर ये छोटी फिल्म थी लेकिन गाना बहुत हिट हो गया, उसके बाद से काफ़ी काम मिलने लगा। उसके बाद चांद सिफारिश पहला फिल्म फेयर अवार्ड, तो लगा कि अब कुछ एक सिंगर के हिसाब से भी एक मुकाम हासिल हुआ है। लेकिन ये सब बाद में समझ में आया, उस पॉइंट पे तो गो विद द फ्लो। हाँ सच, वही चल ग भोपला टुनुक टुनुक। तो अभी भी वैसा ही है, जो हो चुका है, अभी आगे और बहुत कुछ करना बाकी है। पण आता समजा आपण चांद सिफारिश गाणं घेतलं तर त्या वेळेला चॅलेंज काय होतं म्हणजे ते गाताना? हो, त्या गाण्याचं चॅलेंज असं होतं की आमिर खानचं पर पिक्चराइज्ड है, आणि त्याचं अगोदर फक्त उदित नारायणजी ही त्यांचं गाणं ती तो जैसे उनको देखता था ना, तो उदित जी की आवाज़ मेरे अंदर से निकलती थी, चांद सिफारिश जो करता। तो और मैं जितना गा रहा हूँ तो बार बार वो कह रहे भाई अगर यही चाहिए था तो हम ओरिजिनल को बुला लेते ना, ये डुप्लीकेट को क्यों बुलाते हम? अरे नहीं सर, मैं बिल्कुल उदित जी, अरे नहीं मैं तो आमिर खान। नहीं, तुम आमिर खान नहीं, तुम खुद को सोचो हीरो, खुद को सोचो फिर आएगा। तो ये था। अब तो काफ़ी ऑफकोर्स उस ज़माने में ये ऑटो ट्यून वाला भी चक्कर आया नहीं था, अभी तो बहुत आसान हो गया है। और हमारे जो कंपोजर्स जतिन जी, ललित जी बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही हर एक लाइन जैसे वो चाहते हैं ना वैसे ही होना है। ऑफकोर्स कुणाल कोहली जी भी थे, तो उन्होंने मुझे ऐसा सिचुएशन बताया कि फ्लैम्बॉयंट है और झूठ मूठ का प्यार दिखा रहा है, लेकिन लड़की को कन्विंस कर दे ऐसा होना चाहिए। तो मैं बोला अगर नहीं है तो मतलब इतना सिंसियर भी ना लगे, लेकिन लगे कि फ्लैम्बॉयंट लगे। तो काफ़ी चैलेंजेस थे उसमें, लेकिन इट वाज ऑल टुवर्ड्स द राइट कॉज। और फिर भी लगे 3-4 घंटे लगे इस गाने में। अच्छा। क्योंकि मैंने कहा ना चांद सिफारिश जो, वो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे आया चांद। अरे उदित जी का करा तो बेटर आ रहा ला 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 हा चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। म्हणजे गायकाला हे कायम एक प्रेशर असतं की जो हिरो आहे त्याच्यासारखं त्याच्या स्टाईलनं आपण गायला पाहिजे। तर असं चॅलेंज कुणाच्यासाठी गाताना खूप चॅलेंजिंग वाटतं? नहीं, ये मतलब मिमिक्री नहीं करना चाहिए एक्टर की आवाज़ की, लेकिन हर एक एक्टर की एनर्जी होती है। जैसे कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, क्या हो गया है 2-4 दिन से। तो फिर जैसे तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे, तो वो थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए सलमान खान। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, तो शाहरुख खान में जो एक फ्लैम्बॉयंस है वो आना चाहिए। तो इस तरह से अभिषेक जैसे कि तो बहुत सारे गाने हैं, 10 बहाने, जैसे ये हवाएं शुरू का था, उस गाने में मेरा ऑडिशन हुआ था। हाँ, तभी अमित जी, जया जी प्रेजेंट थे, और मेरी हालत आप समझ ही सकते हैं, जुल्फों में मैं ही कहीं गुम हो जाऊं, ये हालत थी मेरी। तो आदित्य जी बार बार वहाँ देख मत, तू आराम से गा। कैसे गाऊं, यही तो बैठे हैं। तो लकीली पप्पू पास हो गया। इट वाज अ वेरी
पण हे शंतनू मुखर्जीचं शान कोणी केलं? ते बिड्डू. हाँ, त्याचं नाव पण बिडप्पा होतं ना. हाँ, तो उनका अपना नाम तो काट ही दिया और फिर बोला कि चलो इसका भी शांतनु का, मतलब तनुच तनु शान ही रह गया उसका. तो बिड्डू को लगा, और ये मुझे बिना पूछे ये हुआ है काम. अच्छा, तो एकदम मतलब तब मैं इतना बड़ा सिंगर था कि कंपनी ने इतना भी नहीं सोचा कि इससे तो पूछूं कि शांतनु नाम है, माँ बाप ने दिया है, क्या हम रखे? बोले नहीं नहीं, वो शांतनु सागरिका, बहुत मतलब सागरिका शांतनु कुछ बन नहीं रहा है. तो पहले तो बोले थे, मतलब वो तो अजीब ही हो जाता है, बोले साग एंड शांतनु. बोले साग तो कोई खाने का नाम हो जाएगा, फिर शान एंड सागरिका हो गया. अच्छा, तो मतलब डायरेक्टली तो बघायलाच मिळालं की आपलं नाव शान. हा स्ट्रेट. आणि त्यांचं 2 वर्ष नंतर मला बिड्डू फोनात म्हणतं असा, हे मॅन, आय जस्ट गॉट टू नो यू नो शान हैज अ मीनिंग टू इट. तो मैंने कहा इतना भी आपने नहीं सोचा? नो आई जस्ट आई लाइक द रिंग टू इट, आई लाइक द रिंग टू इट, यू नो, शान साउंड्स सो कूल, लाइक शान कॉनरी. सो आई जस्ट सेड लेट्स गो विद शान. इतना थॉट था. उनको लगा था भी कौन है, आया एक एल्बम करके चले जाएगा, इसका नाम बदल के चले जाएगा, वो शान रह गया. लेकिन मुझे आपको म्हणजे ते जे शान सागरिकावाला काळ आहे ना, इंडी पॉपवाला, तिथेच न्यायचं की ते सगळं कसं सुरू झालं आणि मग ती जी पॉप्युलॅरिटी होती तो सगळा काळ कसा होता? हाँ, त्याचं बदल मी काय म्हणणार, तभी क्या था, फिल्म म्यूजिक थोड़ा एक अलग स्टाइल का था. और मैं बार बार कह रहा था कि हम लोग वो बांद्रा में पढ़ते, तो हम लोग वो पॉप म्यूजिक सुनते थे, तो उतना रिलेट नहीं कर पाते थे उस टाइम पे. हमें लगता था कि यू नो वी वांट टू बी कूल एंड हैपनिंग. हम हमारा बांद्रा या मुंबई से बाहर सोच ही नहीं पाते थे कि पूरा इंडिया है, उनका टेस्ट अलग है. तो लकली हम लोग ये इंडी पॉप का एक दौर शुरू हो गया. तो हम पहले तो जैसे श्वेता शेट्टी के एल्बम में मैंने उनके साथ 2 गाने किए, फिर स्टाइल भाई के एल्बम में थोड़ा सा गाया. सब सलीम सुलेमान हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे एज अ सेशन सिंगर, यू नो, आई गॉट लिटिल टेस्ट ऑफ इट. करते करते फिर वो कवाली फंक, क्यू फंक, वो गाने में, वो भी हम लोग स्टूडियो विजिट गए थे. तो वहाँ बोले माइक में बोले कुछ गा दो, तो वो बोले ये लाइन है ये कर दो. तो उस तरह से हुआ था. सो एक्सीडेंटली ही इंडी पॉप शुरू हुआ, लेकिन सब कुछ बहुत मजाक मस्ती में चल रहा था, नॉट वेरी सीरियस इवन एट दैट पॉइंट ऑल्सो. लेकिन वो क्यू फंक वाला कुछ हाँ, वो आज हम जैसे जिगर वाले कहाँ, चोट खाया है तब हुए हैं जवा, तीर बन जाए दोस्तों की नजर या बने खंजर दुश्मनों की जुबान. ऐसा कुछ था. हाँ, उसमें क्या हो गया था, उसमें एक डांसर था जो बिना शर्ट का कुछ पोज करा था, और उसके भी बाल लंबे, मेरे भी बाल लंबे. कईयों को लगा कि वो मैं हूँ, जबकि मैं तो हाँ वैसा, हाँ वो तो, बट ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई एनकरेज. कोई नहीं, क्योंकि मैं शर्ट खोल के खड़ा हो जाता तो सब मिस्टर यूनिवर्स के लिए मुझे मिल जाता ऑफर. ऐसे पतले पतले हाथ और ऐसा. लेकिन हाँ, इंडी पॉप का एरा भी फिर से रिवाइव करने का मुझे मौका मिला 2017 जब मैंने अपना खुद का चैनल शुरू किया, शान म्यूज़िक लेबल. तो बहुत कुछ सीखा कैसे होता है. उस टाइम पे तो हम लोग बस गाना गा देते थे, म्यूज़िक वीडियो में कर लेते थे, और टूर कर रहे हैं, इट वाज, और हर एक चीज़ के लिए आपको पैसे मिलते थे सामने से. अब चैनल शुरू करने के भी पैसे आपके हैं, वीडियो बनाने की भी पैसे, मेरे ऑडियो का तो है ही, और कभी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो फ्री मार्केटिंग हो जाती है, वरना उसका भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं. बट द गुड थिंग इज़ दैट देयर इज़ कंप्लीट फ्रीडम. इतने सालों से मैं जब प्लेबैक गा रहा था, तो जो भी गाना मुझे दिया जाता था उसी स्केल में, उसी स्टाइल में आपको गाना होता था, विच इज़ वंडरफुल. इट्स अ ग्रेट चैलेंज. बट कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिल में रह जाती थी कि यार ये मुझे गाने का मौका मिला ही नहीं. तो वो भड़ास पूरा करने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया, शान म्यूज़िक लेबल, और इसमें ऑलमोस्ट 100 सॉन्ग्स आर देयर. और सारे के सारे सुपर हिट हो सकते थे लेकिन नहीं हुए. लेकिन मैंने शुरुआती किया बाप्पा के नाम से. तो सबसे पहला जो गाना था वो मराठी में माझा बाप्पा श्री ते तर हा फारच स्पीडमध्ये आहे, काफ़ी साल हो गए. लेकिन माझा बाप्पा श्री, माझा बाप्पा श्री, माझा बाप्पा श्री, मंगल मोरया श्री, ये कोरस अपना ऐसा था. अभी तक सबसे हाईएस्ट व्यूज उसी गाने का है मेरा. हाँ. और हर गणपति के त्यौहार में वो 1 मिलियन बढ़ जाता है उसका.
तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, तो वो मतलब जो गणेश वंदना है वो भी है। फिर गणराया हिंदी में भी किया, लेकिन उसमें प्रॉपर मराठी फ्लेवर में ही वो गाना था। तो इस बार जो मैंने किया है बाप्पा मोरया, तो मैं देख रहा हूँ कि गणपति जी अब मतलब पूरे वर्ल्ड में छा गए हैं। हाँ। अभी अभी आ रहा था, कह रहे अभी पंजाब में जोरों शोरों से भी गणपति जी मनाए जा रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि सबसे फ्रेंडली डेटी, सबसे फ्रेंडली जो भगवान है हमारे सारे भगवानों में, वो है हमारे गणपति जी। उन्हें हम गणू जी भी बुला लेते हैं और लगता है कि अपना है। तो मैंने तो उस तरह से इस गाने को रखा है कि वो देवता तो है लेकिन दोस्त भी है। आप उनसे दिल खोल के मांगो, बिना झिझक मांगो और जैसे चाहो मांगो। उनमें माँ जैसा स्नेह भी है। तो उस तरह का ये वर्ड्स है। और इस गाने को जिन्होंने लिखा है वो खुद वो सरदार जी हैं। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा करे कि हम गणेश जी सबके हैं। तो इस तरह का गाना है जो सुनाइए ना जरा। बाप्पा मोरया ऐसा ही है कि वो बुद्धि कमाल है, शिव का वो लाल है, हाँ भक्ति का चित्र है, सबका वो मित्र है जो गणेशा तेरा है नहीं सिर्फ वो विघ्न हरता। कौन सी है वो इच्छा तेरी जो पूरी नहीं वो करता। बाप्पा मोरया ओ बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया ओ बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया। थोड़ा एनर्जेटिक और अच्छा गाना है। आज सुबह सुबह कैनेडियन वीज़ा के चक्कर में ना नींद हुई है ना रियाज हुआ है, लेकिन आप बहुत जोशीला गाना है। उसमें पूरा फिर जैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आपका करियर हैज़ बीन सो फार वेरी इलस्ट्रियस, तो आपके लिए व्हाट डिड यू थिंक वाज एक आपका टर्निंग पॉइंट कौन सा था? नहीं, टर्निंग पॉइंट यही था कि जब क्या होता है कि हर इंसान चढ़ाई के वक्त ना लगता है कि वो चढ़ते ही जा रहा है। मतलब इट्स यू डोंट रियलाइज कि यहाँ पीक हो गया था, यहाँ से शायद ढलाई शुरू हो गया, लेकिन हमें लग रहा है कि वो ग्राफ चल ही रहा है। तो टर्निंग पॉइंट मजबूरन हुआ जब पता चला कि नहीं अभी थोड़ा डिप हो रहा है। तो वो टर्निंग पॉइंट मैं डिप नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि उस पॉइंट में मुझे ऐसा लगा कि इसके बजाय कि मैं सोचूं कि अभी मेरा वो फिल्म बॉलीवुड के गानों का ऑफ़र क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह होगी, उसके बारे में सोचते रहे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे। लेकिन कहा कि चलो अगर एक दरवाज़ा या खिड़की थोड़ी बहुत बंद हो रही है तो कुछ और ज़रूर खुला होगा। तो मैं जैसे सर ने कहा शुरू में ही, मेरे पिताजी का वो गाना उन्हें इतना पसंद है, तो मेरे पिताजी कंपोज़र थे और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अभी मेरे अंदर का कंपोज़र को फिर से जगाना है। तो फिर मैंने ये अपना म्यूज़िक चैनल शुरू किया और तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। कई लोग ऐसा होता है कि लगता है कि यार अभी इंतज़ार में ज़िंदगी निकल जाती है, तो मुझे इंतज़ार नहीं करना। सो दैट वाज अ लर्निंग पॉइंट एंड अ टर्निंग पॉइंट। उससे पहले एक डांस शो में पार्टिसिपेट किया था व्हेन आई वाज अर्ली 40s। तो तब लग रहा था कि यार अभी उम्र हो रही है, ये सब मैं कर पाऊँगा, आई शुड नाउ बिहेव माई एज, थोड़ा सा और सीरियस हो जाता हूँ। फिर अचानक वो डांस शो करके देखा कि मेरे आधी उम्र के जो बच्चे उनको भी इंजरी हो रही है और मैं करता गया। देन आई सेड दैट मे बी एज इज ऑल्सो जस्ट अ नंबर, आई स्टिल फील यंग, आई फील एनर्जेटिक एंड रेडी टू गो। तो और उसमें वो सबके सामने रुक के प्लीज़ मेरे लिए वोट दीजिएगा, आफ्टर बीइंग अ जज ऑन मैनी शोज़। सो इट वॉज अ वेरी हम्बलिंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तो जहाँ मुझे लगा कि नहीं, ये सब हम हमारे दिमाग में ही डाल के रखते हैं कि लोग हमें इस तरह से देख रहे हैं। मुझे याद है आशा जी का फ़ोन आया, शान क्या कर रहा है तू, वहाँ जाके डांस कर रहा है, तू गायक है, तू भूल गया ये सब। तो ऐसे नहीं आशा जी, ऐसे ही बैठा था, मैंने ऐसा मुझे पूछ लिया कर यार, शी इज़ वेरी स्वीट, मतलब आशा जी। फिर कुछ एपिसोड मैं देख रही हूँ वहाँ, तू अच्छा कर रहा है, कर 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 बाद में मैं भी करती हूँ डांस। ऐसे आशा जी के साथ मैंने शो किया था 2004 में। तभी मेरा बड़ा बेटा जो था 2 साल का था, तो लंदन में था शो। उन्होंने अनाउंस किया कि देखो मैंने इनके पिताजी के साथ प्रोग्राम किया है, इसके साथ कर रही हूँ, अभी ये जो इसके गोदी में बेटा है ना, इसके साथ भी करूँगी। एंड अभी वो 21 का हो गया है यही। सो पता नहीं उस लायक हुआ है कि आशा जी के साथ शो करे कि नहीं, लेकिन आई एम श्योर शी इज़ स्टिल रॉकिंग।
बाप्पा मोरया. अच्छा, मला असं विचारायचं होतं की आई वडील किंवा आजोबा यांचा प्रभाव किती राहिला आयुष्यामध्ये गाणं शिकताना पुढे जाताना? नहीं, त्यामध्ये कोई शक है ही नहीं कि उनका प्रभाव तो है ही. और हमारी मतलब ये अब जब मेरा बड़ा वाला बेटा ना कहीं नौकरी लिया था, इंटर्नशिप 17 साल की उम्र में, तो ढूंढ रहा था फॉर्मल शर्ट और ट्राउज़र पहन के जाना है. तो मेरे कपड़े में देखे, क्या डैड आपके पास कोई फॉर्मल कपड़े हैं ही नहीं. ऐसे मैं कभी ऑफिस गया ही नहीं. वो ना मैं गया, ना मेरे डैडी, ना मेरे ग्रैंडफादर. मतलब 4 जनरेशन में पहला नौकरी करने वाला आया हमारे घर में. सो आई वाज वेरी इमोशनल एट दैट पॉइंट. तो हाँ, यही है कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत ज़्यादा उन्होंने साधना किया है, वो सीखे. वो गाने की मतलब चाहे फोक म्यूज़िक हो या फिर क्लासिकल, हर चीज़ में उनकी माहिरत थी. हर इंस्ट्रूमेंट वो बजा लेते थे. तो मैं तो उनका मतलब नाखून समान भी नहीं हूँ. गाना इतना कमाल गाते थे वो. लेकिन उस तरह से काम ना मिलने की वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन आ गया था. और काफ़ी वक्त मतलब वो उससे गलत हैबिट्स आ जाती हैं व्हेन यू आर इन दैट शेप. इवन माय ग्रैंडफादर डिडंट गेट द काइंड ऑफ सक्सेस दैट ही वांटेड टू अचीव. तो मैं हमेशा इस बात से मुझे डर था कि मुझे म्यूज़िक में नहीं जाना है, कि कहीं फिर से वही रिपीट ना हो जाए. क्योंकि इट्स सच अ कितने कमाल के टैलेंटेड लोग हैं जिनको सक्सेस नहीं मिलता, कितने ऐसे भी कमाल के हैं जिनको बहुत सक्सेस मिल जाता है. तो इट इज़ सो डिफरेंट सक्सेस एंड टैलेंट. तो मैं समझ गया था, मैं चाहे जितना भी अभ्यास करूं, सीखूं, साधना करूं, नहीं मिला तो. और घर की आर्थिक कंडीशन भी ऐसी थी कि मेरे पास वो सपने देखने का वो चांस ही नहीं था. लेकिन उनकी कई सारी ॲटिट्यूड्स मुझ में ज़रूर आई हैं. आणि ती 2 पहिली गाणी ज्याचं मेन्शन ओपनिंगमध्ये पण झालं की मुसु मुसु हसी आणि वो पहली बार, तो म्हणजे एक मोठा सक्सेस होता. कसं आयुष्य बदललंय 2 गाण्यांनंतर? आता तुम्हीच बघा ना, ते दोन विशाल दादलानी त्यांचं प्रथमच 2 गीत होतं. त्याचं नंतर विशाल आणि शेखरचं गठबंधन झालं. महागठबंधन नहीं, सिर्फ गठबंधन. फिर बाद में वो अभी तो विशाल शेखर टॉप पण है त्यांचा आणि वो टिके हुए हैं. हाँ. तो एक्चुअली उस पॉइंट पे लगा ही नहीं था कि ये गाने का कुछ होने वाला है. हम लोग इतना सीरियस थे कि मुसु मुसु हंसी देव न लाए लाए ओरिजिनल है. मतलब जो ये गाना एक्चुअली एक गोरखा रेजिमेंट इन हांगकांग, तो उन्होंने ये गाना पहले बनाया था, ये 2 लाइन. बाकी का फिर ओरिजिनल है. तो दीज 2 लाइन्स आर एक्चुअली फ्रॉम अ नेपाली सॉन्ग. मीनिंग काय याचं? वो मुस्कुरा दो मुसु मुसु हंसी, मीठा मीठा एक हंसी दे दो. तो देव न लाई लाई हम लोग गा दिया था, देव म लाई लाई. और उसके बाद गाना खत्म हुआ, दोनों बैठे हैं, फ्री की कॉफ़ी मिल रही है, और अचानक से कोई ईपी या कोई जिन्हें नेपाली आती थी वो आकर कहने लगी कि ये गलत हो गया है और बार बार ये लाइन आ रहा है, प्लीज़ आप फिर से रीडअप कर दो. तो कौन सा लाइन? बोले देव म लाई लाई नहीं है, देव न लाई लाई है. तो मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे. पहला काम दोनों का, कितने सीरियस, कितने डेडिकेटेड, कितने मेहनती. तो किसको कहाँ पता है, रहने दो. तो आज भी उसका मलाई तो खा रहा हूँ, लेकिन वो देव न लाई लाई बोलना चाहिए था. तो इतने हम मतलब तो यार छोटी फिल्म में पता नहीं क्या होने वाला है इसका. लेकिन फिर वो और वो पहली बार वो गाने आज तक गा रहा हूँ, आज भी हिट है. सो मैं ये भी मानता हूँ कि अगर किस्मत में कुछ है, इट्स ऑल प्रीऑर्डेंड. अगर कुछ लिखा है और उसको होना है, हो जाता है. तो हाँ, लेकिन उससे बाद से मैंने ये गांठ बांध ली, कुछ भी करो एटलीस्ट पूरे मेहनत से और प्रॉपरली करो. उसके बाद उसका फल जो भी हो वो छोड़ दो, लेकिन अच्छा होना चाहिए. वो आज भी गा रहे तो आज भी गा रहे हैं. दोन्ही ऍक्च्युअली. वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या इसने जाना. और वो बात पे तो मुसु मुसु गा ही दिया था थोड़ा सा. गम बांट ले तू अपने, हमसे तुले खुशी, हो गए हम अब तेरे, तू हो गई अपनी मुसु मुसु हंसी, देव न लाए लाए मुसु मुसु हंसी देव.
हे जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी. बस तब से मुस्कुराता हूँ. तो शान, आता तुम्ही मराठी गाण्यांचा उल्लेख केला. हा. तुमचे आवडते मराठी गाणी कुठली आहेत? अश्विनी ये ना प्रिय जगू कशा तुझा विणा मी राणी ग, कशी ही जिंदगीत आणि बाणी ग, तुझे ना प्रिय तुझे ग प्रिय. मी तर प्रेम दीवाना रसीला दे प्यार जरा सा नशीला, मी तर प्रेम दीवाना रसीला दे प्यार जरा सा नशीला. आणि पण असं जे मस्तीचं गीत आहे ना असं, ते पण आमचं हिल हिल पोरी हिला तुझं कप्पाळी लाटीला, ढगायला लागली कळ रे पाणी ठेव ठेव गळ. आता हे सब पण असं हा मेडली झालं. हा बोल ना. बेल्यांची नागिन निघाली नागोबा डोलायला लागला, बेल्यांची नागिन निघाली नागोबा डोलायला लागला. मैं एक बात, जैसे मैं साउथ के गाने करता हूँ ना, तो मराठी क्योंकि मैंने सीखा है तो बहुत काम आया. तुम्ही सांगितलं की जेव्हा कॉलेजमध्ये होतं तेव्हा किसाही रिकामा किंवा दिसणंही काही फार बरं नव्हतं. या सगळ्यामध्ये जेव्हा कॅमेरासमोर उभा राहिलात, कारण तेव्हाची जी गाणी होती 90s मधली, त्या गाण्यामध्ये तुम्ही दिसलात, कॅमेरासमोरही तुम्ही आलात. सो ते ट्रान्झिशन जे होतं ते कसं झालं? म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना माझा स्किन अशी होती, मी असा दिसत नव्हतो, ते केसही. वो तो मनात तर मनामध्ये मी हिरो होतो ना, त्याचं काय करणार. तर मला असं मतलब था थोडासा इंटरेस्ट. पण मग हिरो व्हावं असं वाटलं नाही? हाँ, हिरो व्हावं असं कधी वाटलं नाही? मुझे तो इंडियन क्रिकेट टीम में भी खेलने का ऐसा फीलिंग आया था. पर उतना होना चाहिए ना कुछ. नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिरो व्हायला पाहिजे होता ना. किती नहीं मला मैं ये तो मजाक में कह रहा था, लेकिन देखिए क्या है कि हम लोग जब इंडी पॉप करना शुरू किए तो फिर वो आप गाना गा रहे हो, कोई और कंपोज कर रहा है, कोई और लिख रहा है, कोई और म्यूजिक कर रहा है, कोई और वीडियो में है, तो इट बिकेम लाइक प्लेबैक सिंगिंग ओनली. फ़र्क क्या है उसमें? तो मैं शुरू से ये डिसाइड कर लिया था कि मेरा इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा होना चाहिए. इसलिए तन्हा दिल के गाने मैंने खुद लिखे, जैसा भी टूटा फूटा लिख दिया, लेकिन इट शुड बी माई ओन थॉट्स, माई ओन लिरिक्स. 4 गानों का मैंने कंपोज किया, गुमसुम हो क्यों और वगैरह वगैरह, भूल जा, तन्हा दिल, ये सारे गाने मैंने खुद लिखे. और फिर वीडियो में भी मैं ही आऊँ, ऐसा होना चाहिए. क्योंकि वेस्ट में ऐसा ही होता है, जो पॉप सिंगर है तो उन लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो तब जाके वो आप अपने आप वो कह सकते दैट इज माय प्रोडक्ट. जैसा ही है टूटा फूटा, लेकिन वो मैं हूँ, तो इसलिए मैं वीडियोस में आया. आता हे सोपं आहे ना की लिहिणं, कंपोज करणं, गाणं, त्याच्या काय जे व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये येणं. तर मग आता सुरू आहे ते करणं. हाँ चाललंय ना. जैसे अभी मैं लास्ट जो गाना किया, इट वॉज अ वेरी क्या बोलते हैं, टॉपिक त्याचं काहीतरी वेगळं होतं. आता तन्हा दिल मी लिहिलं होतं 23 वर्षापूर्वी. आता तन्हा दिल 2.0 मला करायचं होतं. मग मला वाटलं आता तन्हा दिल हे जे फ्रेज आहे ना, तर मला असं वाटलं की मेंटल हेल्थमध्ये काहीतरी करायचं. आणि आज का ये अवेयरनेस इतना इम्पोर्टेंट है कि हम हमेशा आजकल स्पेशली सब देखें ना, डोले शोले करके मैं भी लगा हुआ हूँ. फिज़िकली हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि फ़िट रहना है, ये करना है, काम का स्ट्रेस है, सारी चीज़ें हैं. मेंटल हेल्थ पर हमारा उतना ध्यान नहीं जाता कि रात को भी फ़ोन है, रात रात जाग रहे हैं, वी आर स्लीप डिप्राइव्ड. सो ओवरऑल इट हैज़ एन इफेक्ट. देयर आर 2 generations that it affects more. If you can survive it once you've passed your teens, क्योंकि टीनेजर्स पर ये बहुत प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, सोशल मीडिया प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा हो गया है. फिर ये जो चॉइसेस आपको करने होते हैं, दैट कैन ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू. सो लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज विच लीड टू क्लिनिकल डिप्रेशन, विच लीड टू योर केमिकल इम्बैलेंसेस. और फिर ये एक टाइम आता है 40s के बाद, जब कुछ हेरिडिटरी के वजह से और फिर इफ लाइफ हैज़ नॉट गॉन द वे इट हैज़. ट्रिगर पॉइंट बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन द सेरोटोनिन लेवल्स जैसे कहते हैं, या आपके जो अलग अलग इसमें इससे केमिकल
रिएक्शन दैट हैपन्स. सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें लगता है कि यार ऐसे कोई बात ही नहीं है, ये क्या डिप्रेशन कर रहा है, ज़बरदस्ती का ड्रामा है. लेकिन it could be a chemical, it could be a medical situation. So there is no harm in asking for help, looking for counseling, and they know better. उन लोग ब्रेन मैपिंग करते हैं, उनको पता चलता है कि आपके कई बार आपके लिथियम लेवल्स लो होते हैं. ये कुछ टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया. त्याच्यावर गाणं केलं. तो उस पर मैंने गाना ऐसा बनाया जिसमें पहले तो उस गाने में जो जिस व्यक्ति पे ये चल रहा है उसके अंदर में क्या चल रहा है, उसका वो फीलिंग क्या है. तो यूं ही बेवजह क्यों उदास हूँ, जाने कैसी ये प्यास है. कोई पूछ ले उसे क्या कहूँ, कैसी जाने एहसास है साथ मेरे सारे वो अपने, अपनों में मेरे बस मैं शामिल नहीं. राहें खुली है कारवां भी, जाना ऐसा कुछ, मतलब वो खुद ही कभी जाना कहाँ है वही समझ में नहीं आ रहा है. तो फिर तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे मुझे फिर ये नजर, कि मैं वो जो था अभी कुछ और ही हो गया हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं वो फिर से हाउ विल आई बिकम दैट पर्सन आई यूज्ड टू बी. और वो इंटरनल एक फाइट है. तो उसके बाद पूरे अंतरे में उसका सोल्यूशन है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ को पॉजिटिव रखूँ. कोई भी सुने तो जैसे भूल जा, हार्ट ब्रेक पर वो पहला ऐसा गाना था शायद आखिरी, कि जहाँ मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, ओ बेवफा ये हो जा वो जा, वो था भूल जा, स्टार्ट अफ्रेश, यू नो. तो इसमें भी वही है कि अगर हम यू नो डिसाइड कर लो कि आई वांट टू चेंज, देन देयर इज़ काउंसलिंग, देयर इज़. बट वो एक शर्मिंदगी होती है ना कि कैसे मैं कहूँ कि ऐसा है. And we spend half our lives going through this depression and mental. इतक्या टर्मिनॉलॉजीज तुम्ही सांगितल्या, तुम्ही याच्यावर काम केलंय? हाँ, काफ़ी काउंसलर्स के साथ इंटरव्यूज़ है मेरे इसी शान म्यूज़िक चैनल पे. बड़े बड़े डॉक्टर्स की इंटरव्यूज़, क्योंकि सिर्फ एक गाना बनाकर छोड़ दे तो बात नहीं बनेगी. सो उस पर काफ़ी अवेयरनेस चीज़ें किया हूँ. सो एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो गाना जब कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, आई गेट सो मेनी पीपल, दे फील वी गेट पीस आउट ऑफ दिस, वी फील अ सोल्यूशन आउट ऑफ दिस, कि हम अकेले नहीं हैं इसमें. कईयों को लगता है कि मैं ये बस मेरी कहानी है, लेकिन बहुतों के साथ ये हो रहा है. तो सो ऐसे बहुत सारे और भी इश्यूज पर गाने बने हैं. आता किती डिप्रेसिंग जरी असलं तरी तन्हा दिला मला ऐकायचं आहे. हाँ, ओरिजिनल. हाँ, आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ. मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां. मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ. तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल. असं कोणतं गाणं आणि असं काय आहे की ते शानचं होतं. ओरिजिनल म्युझिक डिरेक्टरला ते आयडिया म्हणजे ते सुचलं नव्हतं, पण गाताना काहीतरी असं सापडलं आणि त्याच्यामुळे त्या गाण्याला मजा आली, काहीतरी स्पाइस. आता त्याचं थ्री इडियट्स की कहानी अलग थी सर. मैं गया था ऑल इज वेल गाने के लिए, ऑल इज वेल हो गया, फिर बोला यार एक गाना है फंसा हुआ है, और शानदार कैसे अपना बहुत एकदम यारी दोस्ती टाइप का है, तो थोड़ा ट्राई कर देना. तो ऐसे ठीक है. तो फिर था तो बोले सिर्फ ये पार्ट कर, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था, वो पार्ट ही था. तो वो करने लगा तो बोला अच्छा लग रहा है. तो अभी उस टाइम पे मेरे गले में ना नोड्यूल्स का इशू चल रहा था, तो मैं बहुत खुश था कि ये बहुत लो में हो रहा है. तो क्योंकि मिड रेंज में ना ऐसा हो रहा था. हाँ, फिर बोला अभी ये पार्ट भी है. तब तक राजू ईरानी जी भी आ गए थे. तो फिर अचानक वो बहती हवा साथ हवा वो पार्ट आ गया. अब सब सामने विधु विनोद जी भी है, गाना शान रुक क्यों गया, चल कम ऑन. बट मिरेकल हो गया कि मुझे तब समझ में आया कि जो खराश का पार्ट ना वो बीच का रेंज है, तो यहाँ ऊपर भी चल रहा है गला ठीक और यहाँ भी गला ठीक चल रहा है. सो दैट सॉन्ग बिकेम कस्टम मेड फॉर मी इन अ वे.
वरना 2010 तो फॉर 7 months I had stopped singing because of I had a nodule situation. So the doctor had said कि अभी if you carry on तो फिर वो पण मग ते permanent damage हो फार जाएगा. ते म्हणजे भीती वाटवणारा असेल ना की आपल्या आवाजालाच काहीतरी होत आहे. हाँ, मला फारच डिप्रेसिंग. हाँ, बहुत ही डिप्रेसिंग था उस टाइम पे. हाँ, एक पूरा प्रोजेक्ट, एक विवाह ऐसा भी, सारे गाने करने थे. वो कैसे किया मुझको ही पता है. उसमें देखिए अगर पापा साथ में हो तो ऐसा ही हो गया था कि वो जो स्टूडियो में जहाँ होता था ना, तो उस स्टूडियो का जो कमरा था ना, वो स्टूडियो में आपको कोई देख नहीं सकता था. उसका मॉनिटरिंग वीडियो खराब हो गया था, सिर्फ ऑडियो होता था उसमें. तो मैंने एक उपाय किया था कि वो नॉड्यूल एक वॉल पे था. लैरिंग्स के दोनों ऐसे होते हैं ना, तो एक वॉल पे ऐसा नॉड्यूल्स थे. तो फिर ऐसे करते करते देखा कि जब ऐसे गा रहा हूँ ना तो खराश नहीं आ रहा है. तो फिर मैं वो पूरा वो उसमें बहुत सारे गाने थे. और रविंद्र जैन जी मतलब आप समझ सकते हैं कि परफेक्शनिस्ट ऑफ अनदर लेवल. लकली कोई देख नहीं रहा था, नहीं तो अंदर माइक में आके देखते कि माइक ऐसा रखा है, मैं ऐसे नहीं गा रहा हूँ, मैं ऐसे गा रहा हूँ. ये करते करते तो वो पूरा साउंड ट्रैक उस तरह से हुआ है. तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही जुल्म कर रहा हूँ, आई शुड टेक अ ब्रेक. वो जो ब्रेक लिया काफ़ी लंबा रहा. बहती आवाज़ वाकई सा था, वो हो गया. लेकिन बट लाइफ्स गुड. मला असं वाटतं की आपण कट्ट्याच्या शेवटी एक मेडली म्हणजे स्टेज परफॉर्मन्स होत असेल तर मेडली असेलच. ते तर एखादी मेडली नक्कीच आहे असेल ना. तर आनंद. काय डान्सिंग मेडली. नो एनी मेडली. जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो. जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे. कहाँ जाऊँ? दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे, मुझको पहचान लो. भूल जा. इन आंसुओं से किसको क्या हुआ हासिल, माना कहना है आसान, निभाना है मुश्किल. फिर भी ऐ यार मेरे सुन ले मेरी इल्तिजा, भूल जा जो हुआ उसे भूल जा, है कसम तुझे मुस्कुरा, खुद को यूं न दे तू सजा, उन यादों को तू भूल जा. सनी का 10 बहाने करके ले गए दिल. उसकी आंखों में बातों में जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू. I looked at you, you looked at me, और हो गई मुश्किल, and you became my destiny. तू ही मेरी मंजिल. 10 बहाने करके ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल. इस गाने में थोड़ा सा ट्रिविया बताना चाहता हूँ कि पहले तो केके मैंने गाया था ओरिजिनल फिल्म 10 में, और अब जब नया भी आया बागी 2 में, सो इस बार भी हमारी आवाज़ें तो थी लेकिन हमने गाया ही नहीं. दे यूज्ड द सेम वोकल्स. हाँ, बिकॉज विशाल शेखर ओनली डिड, सो दे हैड द वोकल्स फ्रॉम द प्रीवियस रिकॉर्डिंग. बुलाते तो हम और कुछ और अलग से गा सकते थे, बट या इट्स द सेम वोकल्स. बंगाली गाना एबीपी, अच्छा, आनंदो बाजार पत्रिका. एक दृदनाथ जी का गाना है जो बांग्ला में सलिदा ने बोल लिखे हैं. मराठी बोल में कुछ गलत बोल जाऊंगा, लेकिन वो मेहंदीच्या पाण्यावर, हाँ, मेहंदीच्या पाण्यावर मन, तो उसका बांग्ला है. अच्छा. हाँ, उसका এই দিন তো যাবে না যতই তুমি মানা করো, যা ইচ্ছা বলো না
রবে তুমি স্বার্থ পর এই দিন তো যাবে না। क्या सुपर. फिर ढोलकरा का भी बंगाली है। तो ऐसे हृदय जी के बहुत सारे गाने हैं जो सलदा ने बांग्ला में उन्होंने लिखा है, तो ये एक कनेक्शन है। तुमची गाने अपनी खासियत- तरफ थोड़ा ट्रिविया भी दे सकते हैं ना। हाँ तुमची खासियत हीच आहे की तुम्ही तुमच्या स्वभावाप्रमाणे गाता. तुम्ही हा विचार नाही करत की मला असं गायचंय किंवा मला तसं गायचंय. जसे तुम्ही आहात ना तसेच तुम्ही परफॉर्म करता. हाँ हाँ, आणि जितना म्हणूनच आता है उतना ही कर सकते हैं। नाही तुम्ही एक गोष्ट ऑब्झर्व केली का की ऑलमोस्ट प्रत्येक गाण्याचे शब्द सगळ्यांच्या लक्षात आहेत. सगळेजण तुमच्यासोबत ते तर. ती गाणी म्हणत होते. तर त्याच्यामुळे अर्थात ते तुमचं मोठं यश आहे. कारण वेगवेगळे जनरेशन्स आहेत. आय एम शुअर ऑडियन्समध्ये पण आणि इथे सुद्धा. आणि असेच गात राहा, आम्हाला आनंद देत राहा. बाप्पाची कृपा सदैव राहो तुमच्यावरती. मनापासून शुभेच्छा आणि आभार कट्ट्यावरल्याबद्दल. धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. बहुत मजा आया. एंजॉयड माय सेल्फ. थैंक यू सो मच. पुन्हा एकदा धन्यवाद और आप ऐसे ही शान से गाते रहिए. थँक यू सो मच कट्ट्यावरल्याबद्दल पुन्हा एकदा. आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती आता वेळ झाली इथे थांबण्याची. माझा कट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विक हिल, पॉवर्ड बाय ग्रीन हार्वेस्ट, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे फ्लेवर्ड मिल, सुधीर मांडके लाईट हाऊस आणि सोनाई पशु आहार. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा ABP माझा. एक कुतूहल म्हणून विचारते, तो नवऱ्याचा फोटो पदरावर काढून हवा असेल तर किती खर्च येतो साधारण? ते असं आहे, नवरा किती स्मार्ट आहे. तर या साडीची किंमत साधारण किती आहे? आता ही 2.5 लाखाची साडी. तर हे 1730 मधली साडी आहे. पेशवे घराण्यातली आहे, राजवस्त्र. आम्ही साधारणतः 11 लाखापर्यंत आता 11 एक पैठणी. हो, 11 लाखापर्यंत तयार केली. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.